हेलो नमस्कार। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री चल रही थी, तो हिस्ट्री में देखिए जो दूसरा वाला था आद ऐतिहासिक, जो दूसरा वाला पार्ट था उसके अंदर ही आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं जो इनको पढ़ाऊंगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें हम कुछ पार्टों में इसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसमें नोट पॉइंट है एक, इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाई है केवल कल्पना की गई है। ठीक है, इसमें जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, उन्हीं से इनकी थोड़ी सी कल्पना करी गई है। इनके कोई लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए हैं आज तक। इसकी लिपि को कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है, तो इसकी खाली कल्पना करी गई है। तो इसकी हम पूर्णतः इसमें ये नहीं कह सकते कि 100% यही होगा। तो देखिए, इसका नाम सबसे पहले देख लेते हैं। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु नदी के आसपास ज़्यादातर स्थल मिलने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। जो हमारी सिंधु नदी है, तो उसके आसपास ही सबसे ज़्यादा इसके स्थल मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया है। तो देख लेते हैं हम इसका आकार, त्रिभुजाकार था। अभी बताऊंगा मैं कैसे कैसे त्रिभुजाकार था। तो देखिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये कुछ त्रिभुजाकार थी, इसका जो आकार था त्रिभुजाकार था। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, कुछ ऐसा था। देख लीजिए, तो इसमें पूछता है कि सबसे उत्तरी बिंदु पर कौन था। ये पूछता है सबसे उत्तरी में। देखो, चेनाब नदी के तट पर, जो कि कश्मीर में बहती है, चेनाब नदी के तट पर अनखूर के निकट मांडा तक फैला था ये। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु आप इसका मांडा बोल सकते हो आप, और नदी पूछा था चेनाब नदी के पास। ठीक है, तो इधर को पश्चिम में कहाँ तक फैला था ये? पश्चिम में है दास्क नदी। ठीक है, दास्क नदी है, और जो सबसे पश्चिमी शहर था वो था सुतका के डोर। ये था जो पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर पड़ता है, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना, उसके पास पड़ता है ये सुतका के डोर। ठीक है, और दक्षिण में देखो, दक्षिण में गोदावरी की सहायक नदी है एक, प्रवरा नदी है, उसके पास एक जगह है दैमाबाद, वहां तक फैला था महाराष्ट्र में। ठीक है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। सबसे दक्षिणी बिंदु यह है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके तट पर ये है दैमाबाद। ठीक है, अब आते सबसे पूर्वी। देखिए, सबसे पूर्वी हिंडन नदी, वहाँ में थी हिंडन नदी, एक छोटी सी नदी है गाजियाबाद होके और यहाँ
मेरठ में बहती है वो हिंडू नदी, उसके तट पर है ये आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो मेरठ और यूपी तक था, ये वहाँ तक फैला था। सबसे पूर्वी बिंदु इसका आलमगीरपुर, ठीक है। तो इसकी एक देखिए क्षेत्रफल देख लेते हैं, इसका सीमा जो उत्तर से और दक्षिण तक की सीमा है वो है 1400 किलोमीटर तक की। इसकी जो यहाँ से और यहाँ तक की लेके मतलब कि मांडा से दैमाबाद तक जो फैला था, इसकी 1400 किलोमीटर तक इसकी एक सीमा है। और इधर पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर ये सीमा है 1600 किलोमीटर तक की, ठीक है, यानी सुतका के डोर से आलमगीरपुर, ठीक है। और इसकी एक पॉइंट और है, जलीय सीमा। जलीय सीमा ये यूपीएससी में आ सकता है और तो किसी में नहीं आएगा। 1300 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा लगती थी, 1300 किलोमीटर, जो कि अरब सागर वगैरह में लगती थी, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर है। और चलिए आगे देखते हैं अभी इसको। देखिए इसका जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, ठीक है। और इसका नाम जो हड़प्पा का सभ्यता है इसी के वजह से रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले शहर यही खोजा गया था। देखिए इसकी खोज एवं उत्खनन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो सबसे पहले इसके बारे में 1826 में एक चार्ल्स मेसन थे। चार्ल्स मेसन अंग्रेज था, अंग्रेज विद्वान, उसने बताया था हड़प्पा के कुछ उसको ईंटें मिली थी, तो कुछ टीले मिले थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोई उत्खनन नहीं हुआ, कुछ भी उत्खनन नहीं हुआ, केवल उन्होंने ये पता लगाया था, इग्नोर कर दिया था। 1853 से 1856 के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर और कराची के बीच, तो तब सर अलेक्जेंडर कनिंघम की नेतृत्व में बिछाई जा रही थी, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ कुछ अलग हो, कुछ प्राचीन मिले, तो ये लोग उससे बच जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बात आती है 1921 की। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। उनका इन पे ध्यान गया, उनका ध्यान गया कि यार ये टीले निकल रहे हैं, ईंटें निकल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया 1921 में, ठीक है। 1921 में ध्यान दिया तो उन्होंने एक आदमी नियुक्त किया, दया राम साहनी। इनको जिम्मेदारी दी कि यहाँ पे आप खुदाई करवाइए और देखिए क्या निकलता है। तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की। तो सबसे पहला जो शहर खोजा गया वो हड़प्पा शहर था। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की। और अभी तक मैं बता दूं आपको, अभी तक 1500 यानी 1500 के करीब शहरों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को देख लेते हैं। इसके कई नाम हैं, जैसे कि देखिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, और प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये इसके नामकरण है। अब हम एक एक से देखेंगे कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, और सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसको हम एक एक से देख लेते हैं अभी। चलिए देखिए इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो सबसे पहले हड़प्पा शहर की ही खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज करी थी हड़प्पा शहर की, तो इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया।
और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो सिंधु नदी थी और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदी थी, ज़्यादातर जो शुरुआत में स्थल थे उसी के इर्द गिर्द पाए गए। जैसे कि ये सिंधु नदी है, ये नदी है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो शुरुआत में जब खोज हुई तो ज़्यादातर स्थल वहीं से मिले, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया गया। अब उसके बाद आती है सरस्वती घाटी सभ्यता। देखिए, जैसे कि ये हमारी सिंधु नदी बहती है, सिंधु, ठीक है, और इधर को बहती है गंगा नदी, ठीक है। अब एक बीच में से होके, इनके बीच में होके जाती है घग्गर नदी, ठीक है। तो जो 1500 अभी तक मिले हैं स्थल, उनमें से 1100 स्थल इस एरिया में मिले हैं, इस एरिया में। तो यहां पे बीच में होकर कौन जा रही है? घग्गर, यानी पहले इसका नाम सरस्वती नदी था, हुआ करता था, ठीक है। सरस्वती नदी हुआ करता था। तो अब जाहिर सी बात है भाई, 1500 में से 1100 स्थल अगर किसी के आसपास मिल रहे हैं तो उसका नाम तो पढ़ना जरूरी है। तो इसका फिर बाद में सरस्वती घाटी सभ्यता भी बोला गया, क्योंकि 1500 में से 1100 स्थल यहाँ मिले, तो इसका नाम ये रख दिया गया। तो आगे देखते हैं, अभी 2 नाम और हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों इसका नाम पड़ा? देखिए, जितनी भी इसकी समकालीन सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी और एक चीन की सभ्यता भी थी, लेकिन उनसे इनका कोई नाता नहीं था। तो देखिए, ये सारी सभ्यताओं में ये सारी ग्रामीण सभ्यता थी और केवल यही एक शहरी सभ्यता थी, और इसमें पक्की ईंटें को मिलना, नगर नियोजित नालियाँ वगैरह, इसकी वजह से इसका नाम नगरीय यानी प्रथम नगरीय क्रांति पड़ा, ठीक है। इसमें पक्की ईंटें मिली, नियोजित नालियाँ आदि ये मिली। अब देखो, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? देखो, इसमें तांबा और टिन मिलाकर एक धातु बनती है कांसा, ठीक है। इसमें कांसे का प्रयोग किया गया सबसे ज़्यादा। तब के लोग भी देख लो कितने वैज्ञानिक तरीके से काम करते थे। तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया, उसके फिर चीज़ों को बनाया करते थे ये लोग। तो उस जमाने में भी बहुत दिमाग था भाई। तो देखिए, लोहे से अनभिज्ञ थे ये लोग लोहे की धातु वगैरह कुछ नहीं मिली है वहाँ से। तो क्वेश्चन आता है कि ये लोग किसका यूज नहीं जानते थे? लोहे का यूज नहीं जानते थे। अब देखो, अब क्या है? कल युग। पहले था कांस्य युग और कल युग। कल माने होता है लोहा, और युग तो जो पीरियड चल रहा है, जो काल चल रहा है, तो इसको ही बोल देते हैं कलयुग। कलयुग ये कलयुग नहीं है कि यहाँ पे पाप होते थे वगैरह वगैरह, नहीं। इसमें लोहे की खोज हुई, तब से इसको कलयुग कहने लगे। तो लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि यहाँ पे भगवान का वो हुआ वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। कल युग का मतलब होता है लोहे का युग, ठीक है। कल माने लोहा और युग माने पीरियड। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहली खोजी धातु तो आया, फिर टिन आया, तभी तो कहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन आया से सबसे पहले खोजी धातु, तो आप तांबा बताओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक तांबा नहीं आएगा, टिन नहीं आएगा, तो कांसा कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले खोजी हुई धातु थी तांबा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। देखो, एक तो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर इसको सुमेरियन की सभ्यता भी बोला जाता है। दूसरी थी मिस्र की सभ्यता या फिर नील नदी घाटी की सभ्यता, और तीसरी थी चीन की सभ्यता या हुआंग घाटी की सभ्यता। अब देखिए, इनसे और इनसे तो कनेक्शन था सिंधु घाटी सभ्यता का,
क्योंकि यहाँ से व्यापारिक कनेक्शन भी थे और भी बहुत सारे कनेक्शन थे, लेकिन इसका संबंध नहीं था, संबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि इधर को हमारा भारत पड़ जाता है, ठीक है, और चीन इधर है, तो यहाँ पे बड़े बड़े पर्वतमाला थी, तो पर्वतों की वजह से ये इधर रह जाती थी। पीली नदी बोलते हैं, चीन में एक पीली नदी है, पीली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हो रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ना तो व्यापार होता था। अब पहाड़ों से होकर कौन व्यापार करता, हेलीकॉप्टर तो और जहाज वगैरह तो नहीं थे, तो इसलिए इसका संबंध नहीं था। इनका संबंध था, व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे इनके, इन दोनों के। ये मतलब तीनों मिली हुई थी आपस में, ये व्यापार वगैरह करते थे। तो दोस्तों कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके कालक्रम वगैरह पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।